स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारतीय पुलिस करती क्या है? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हिंदी फिल्मों को अगर आप देखें तो उसमें दिखाया जाता है पुरानी फिल्मों में कि पुलिस हमेशा लेट हो जाती है, इट इज ऑलवेज लेट। तो मतलब वो तो खैर एक जेस्ट में दिखाया जाता है, लेकिन हम उसके कॉन्टेक्स्ट में आज जानेंगे कि क्या भारत को एक इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड पुलिस सिस्टम की जरूरत है या नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आप लोगों तक लेकर आ रहा हूं ये डीपली एनालिटिकल टॉपिक्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत मेहनत के साथ बनाए जाते हैं और इसमें कई सारे एंगल्स एक्सप्लोर करे जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी IQ के चैनल पे ही मिलेंगे। तो फिर से आपका स्वागत किया जाता है स्टडी IQ के ऊपर। इसी के साथ साथ मैं ये बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स IAS की तैयारी कर रहे हैं उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है। सो एक स्पेशली क्यूरेटेड और डिजाइन कोर्सेज जो हैं जनरल स्टडीज के, प्रीलिम्स और मेंस के, वो आपको studiiq.com और स्टडी IQ की ऐप पे प्राप्त होंगे। ये सारे के सारे कोर्सेज इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं कि आपका पूरा सिलेबस, एंड आई रिपीट, आपका पूरा सिलेबस जो है प्रीलिम्स का और मेंस का कवर कराया जाएगा। भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा, जो कि 1000 घंटे से ऊपर आपको टीचिंग करवाएंगे और इसी के साथ साथ आपके लिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि मेंस के लिए जरूरी होगी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप तक आ रही है। क्लासेस खत्म हो जाने के बाद, क्लासेस के दौरान भी, क्लासेस के बाद भी आप लोगों के लिए इंडिविजुअल मेंटर्स की फैसिलिटी जो है इस कोर्स के तहत अवेलेबल है। तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस अब उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें स्टडी IQ आप तक लेकर आ रहा है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, और वो अफोर्डेबल प्राइस है 24,500 रुपए, 24,500 रुपीज। और इस पे जो है ऑफर्स हमारे अभी चालू हैं। तो यदि आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है सांघी लाइव, आई रिपीट, इफ यू यूज माय कोड विच इज सांघी लाइव, you would be able to get a very good discount and the same courses would be available to you at 19,000। यही कोर्स आप तक जो है 19,000 रुपए का आएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। मेरा कोड है सांघी लाइव और ये जो कोर्स है ये आपको 19,000 रुपए का मिल सकता है। तो कोड यूज करें सांघी लाइव और आपको ये जो कोर्स है ये इतने का मिलेगा। तो इट इज अ हाईली अफोर्डेबल सोल्यूशन। आई रिपीट, ये बहुत ज्यादा सोल्यूशन अफोर्डेबल है, इस वजह से अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो जितने भी PDFs मैं यूज करता हूं आप तक ये सब टॉपिक्स लाने के लिए, वो सारे के सारे PDFs, वो सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। द नेम ऑफ माई टेलीग्राम हैंडल इज आयुष सांघीज IAS अकेडमी। I repeat, the name of my telegram handle is Ayush Sanghi's IAS Academy। हमारे सारे PDFs जो मैं ये यूज करता हूं कोर्सेज में पढ़ाने के लिए, प्लस जो करंट इशू बेस्ड PPTs हैं जो हम यहाँ पे क्लासेस में यूज करते हैं, ये सारे के सारे आपको वहां पे मिलेंगे। उसी के साथ साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपको इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रील्स और उसी के साथ डेली बेसिस पे MCQs जो आपके प्रिपरेशन के लेवल को एनहांस करते हैं वो भी प्राप्त होंगे। तो जरूर जुड़िए मेरे साथ इन सारे ही चैनल्स पे। आयुष सांघी IAS अकेडमी, @आयुष सांघी इज माय इंस्टा एंड ट्विटर हैंडल। तो आते हैं और देखते हैं कि भारत में एक इंटीग्रेशन की मुहिम चल पड़ी है। इंटीग्रेशन मतलब सब कुछ इंटीग्रेट करो, सब कुछ इकट्ठे लेकर आओ। मतलब वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड। उसी तरीके से हम किस तरफ चल पड़े हैं? वन नेशन वन पुलिस। आई रिपीट, हम चल किस तरफ पड़े हैं? वन नेशन वन पुलिस। तो ये जो इंटीग्रेशन की मुहिम है इसने पुलिस को भी नहीं छोड़ा है। एटलीस्ट इसके बारे में एक डिस्कोर्स, वाद विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। तो वन नेशन वन पुलिस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को कमेंट करना और उसको लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आपकी प्रिपरेशन एनहांस हो या आपको इसमें इंटरेस्ट आए तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा।
आपका सब्सक्रिप्शन, आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत इंक्रीज कर देता है। सो लेट्स लर्न और लेट्स सी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम या पुलिस को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है जिसका नाम है 7th शेड्यूल। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून तरीके से आप ठीक से मेंटेन करें, ऑर्डर मेंटेन है, सब कुछ कानून अनुसार चल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, यानी ये राज्य सरकार के तहत आते हैं। दीज आर स्टेट सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेती है पुलिस की, और उसी के साथ साथ दूसरी क्या चीज है, लॉ एंड ऑर्डर की। तभी अगर किसी राज्य में दंगे होते हैं, दंगा फसाद होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, तो आप ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट को करते हो, ना ही लोकल गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो। नीदर ऑफ दीज टू गवर्नमेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो कोई रायट हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, इसके तहत हम ये जानते हैं पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो आप ही के सामने ये सारी चीजें हैं, दैट इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट करना, रोकना, डिटेक्ट करना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको समझना, रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट क्राइम एंड प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल्स। आप रजिस्टर करें, क्राइम की पूरी छानबीन करें, जांच पड़ताल करें और फिर उसको रिपोर्ट करें, उसको कोर्ट ऑफ लॉ तक लेकर जाएं। तो ये चीज यहां पे आती है और इसको स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। तो हमारे कंट्री में इन टोटालिटी 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं। तो सारे के सारे राज्यों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जो कि उसमें आती है या उसके तहत आती है। तो अब आप ये बोलोगे कि यूटीज किसके अंडर आते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो है उनमें भी तो क्राइम हो सकता है, तो उनकी पुलिस किसके तहत आती है, वो कहां पे आती है। तो यूटी का जो पुलिस सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। सो द यूटी सिस्टम ऑफ पुलिस और एनी काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस कम्स अंडर हु, इट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी है यूटी में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को देखना। ये दूसरी चीज है। अब आपके दिमाग में तीसरा सवाल आएगा कि दिल्ली भी तो एक यूटी है, लेकिन दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट भी है। अभी सर आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस होनी चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी तरफ सर आपने बताया कि यूटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, ये भी सही बात है। तो इसके लिए एक खास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत दिल्ली, स्पेसिफिकली दिल्ली का जो स्टेट पुलिस सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, उसको गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने पास रखा था। आइए आपको इसका प्रोविजन दिखाते हैं। व्हाट इज द प्रोविजन, व्हाट डज इट स्टेट। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू द यूटी ऑफ दिल्ली। कैसे? क्रिएशन ऑफ अ 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली का जो विधानसभा है उसमें 70 एमएलए हैं। लॉज ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारे के सारे विधानसभा देखेगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन 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 एक्सेप्ट द 3 मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट, और वो कौन से मैटर्स हैं ये ध्यान रखें आप, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। आई रिपीट, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये तीनों मैटर जो वैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत स्टेट लिस्ट में आते हैं, दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिसमें ये तीनों मैटर्स केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने पास रखे हैं। These have been retained by the central government। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये चीज करी गई है, this has been done। तो अब सवाल क्या उठता है, what is the question that we are talking about? What role center plays when it comes to law and order and police in the states? तो अब आप ये बोलोगे कि पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक यूटी में देख रही है, दिल्ली में, और बाकी सारे राज्यों के पास पुलिस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो कोई तो रोल होगा, या कोई रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया है। तो व्हाट डज द सेंट्रल गवर्नमेंट डू? सेंट्रल गवर्नमेंट करती क्या है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस को लेकर कुछ करती है? बिल्कुल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरी गुड एंड एक्टिव सपोर्ट, और आई शुड से प्रोएक्टिव सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। वो प्रोएक्टिव सपोर्ट किसी भी रूप में हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आर्सेनल,
कि असला, बारूद, बंदूक, गाड़ी, ये सब चीजें हैं, तो वेपनरी के रूप में हो सकता है, आर्सेनल के रूप में हो सकता है, ट्रेनिंग के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। तो देखिए इसे इन टर्म्स ऑफ वेपनरी, कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट, मोबिलिटी, ट्रेनिंग, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसको एक स्कीम में इंक्लूड करा जाता है। उसका नाम है स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस। राज्यों के जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाए, तो स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैज बीन इंक्लूडेड। और सीजी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को इसी चीज में सपोर्ट करती है, इट सपोर्ट्स। उसके सिवा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, जैसे कि RNAW है, जैसे हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनके पास राज्यों को लेके या किसी एक प्रॉब्लम को लेके, सिक्योरिटी को लेके कोई इंफॉर्मेशन होती है तो राज्यों के साथ शेयर करना, ये भी एक सपोर्ट है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। वो भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो भी यहां पे करी जाती है, दैट इज ऑल्सो डन। तो ये सारी चीजें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉज की रिक्वायरमेंट है। आई रिपीट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉज की रिक्वायरमेंट है। आइए आपको लेके चलते हैं पुलिस के इतिहास में, द हिस्ट्री ऑफ पुलिस। कभी आपने सोचा है कि पुलिस कब से शुरू हुई? क्या 500,000 साल पहले जब मुगल रूल था, उसके पहले मौर्यन रूल था, मिडीवल इंडिया, उसके बाद मॉडर्न इंडिया, क्या इस दौरान पूरा पुलिस फोर्स थी या पुलिस फोर्स के नाम पे कुछ था? हैव यू एवर थॉट? तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, सिक्योरिटी जरूर होगी उस टाइम पे, दरबान हुआ करते थे, प्रोटेक्ट किया करते थे, सिक्योरिटी वुड हैव बीन देयर। सिक्योरिटी तो हर जगह चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्राइम हर जगह होता होगा, 2000 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी, 500 साल पहले भी, आज भी और 500 साल बाद भी होगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं वो ये है, हम ये समझते हैं कि पुलिस का जो एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया, वेयर डिड द ऑर्गेनाइज्ड पुलिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम। तो ये चीज जो है, एक सेपरेट पुलिस फोर्स का आइडिया प्री ब्रिटिश एरा में कभी नहीं था। यानी हालांकि ब्रिटिश एरा के बाद भी वो चीज नहीं थी। 1774 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार पुलिस सिस्टम में कुछ चीजें, कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करना चाहे, और उन्होंने ही रेकमेंड करा कि पुलिस सिस्टम को एक पूरे के पूरे कानून अनुसार ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू अ लॉ। Hence came into existence the first law with respect to penalties, with respect to any kind of crime, which was called the Indian Penal Code, जिसे आप और हम IPC के नाम से जानते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ये कानून कब का है? 1862। IPC came into operation and CRPC came into force in 1974, उसके 100 साल बाद। तो ये दो कानून हैं जिसमें सारे क्राइम्स और पेनल्टीज जो है इंक्लूडेड है। कैसी दफाएं लगती है? 400 BC की दफा लग गई। 377 क्राइम है, 377 वो जो इंटरकार्नल इंटरकोर्स का है, जो LGBTQ का जो हटा था, 377, 307 है, 302, ये सब दफाएं हैं। मर्डर की, हाफ मर्डर की, रेप की, 400 BC की, ये सब इनके तहत आती है। एवरीथिंग 124 जो सेडिशन का चार्ज है वो IPC का लॉ है। सो 1774 से लेके ये चीजें जो है 1861 में इनकैप्सुलेट करी गई। तो इसका मतलब जो पुलिस का सिस्टम है वो इन्होंने किसी फॉर्म में प्रपोज करा, और जब कानून आया, एक प्रॉपर क्राइम का कानून आया, तब ये चीज देखी गई कि इसको आप किस तरीके से लेके आगे बढ़ते हो। भाई अगर क्राइम का कानून आया है तो उसका मतलब उस क्राइम के कानून को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए। वो अथॉरिटी कौन है? पुलिस। सो पुलिस एक्ट ऑफ 1861 गवर्न्स मोस्ट ऑफ द पुलिस फोर्सेस इन इंडिया। आज भी पुलिस फोर्सेस जो है यहां से गवर्न होती है। कुछ राज्यों की, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, ने अपने खुद के एक्ट्स गवर्न करे हैं, क्लोजली रिजेंबल एंड आर मॉडल्ड ऑन द एक्ट ऑफ 1861। सन 1861 के कानूनों पे ये चीजें जो है ये बेस्ड है। तो ये तो कहानी हुई हमारी पुलिस सिस्टम के स्टार्टिंग की, यानी कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। अब आते हैं पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स के बारे में समझने के लिए। ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, क्योंकि जिस तरफ हमारी कहानी जा रही है, वन नेशन वन पुलिस, उसकी तरफ ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि पुलिस की क्या स्थिति है भारत में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, क्योंकि हमारे रिफॉर्म्स, अब क्योंकि हमारे लॉज जो हैं वो आर्केक रिफॉर्म्स होगा, तो अभी तक हमारी जो पूरी चर्चा हुई वो अप टिल इंडिपेंडेंस थी, अप टिल 1947 थी, जिसमें आपने
जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट समझा दिए, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया, तो ये सारी चीजें आर्केक हो गई, पुरानी हो गई। तो अब जब पुलिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो क्या आज की डेट में उसमें कुछ रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, हर चीज चेंज मांगती है, हर पुरानी चीज पे जंग लग जाता है तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो रिफॉर्म्स के लिए भारत सरकार कमिटीज अपॉइंट करती है, ऐसा आप लोग जानते हैं, आपने और भी कमिटीज के बारे में सुना होगा। तो पुलिस रिफॉर्म्स को लेके जो कमिटी अपॉइंट करी गई थी, पहली नेशनल लेवल पे कमिटी अपॉइंट करी गई थी, वो थी पोस्ट इमरजेंसी व्हिच वाज इन 1977 बाय द नेम ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन, एनपीसी। तो नेशनल पुलिस कमीशन 1977 में सेट करी गई थी, जिसका प्योरली पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द एंटायर ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरीके से एनपीसी जो है वो पुलिस की फंक्शनिंग को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज या बेटर करने के बारे में रिकमेंडेशंस देगा। तो उनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उस कमिटी का जो टर्म ऑफ रेफरेंस था नेशनल पुलिस कमीशन का, वो क्या था कि पुलिस का रोल, पुलिस के फंक्शंस, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी यानी कि उनकी जवाबदेही क्या है, उसका रोल, उसके फंक्शंस, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसके संबंध, रिलेशंस विद पब्लिक, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अरे हमारे जात के लोग हैं, छोड़ दो, मत पकड़ो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है पुलिस के मैटर में, इस एरिया में मत जाओ, उस एरिया में जाओ। तभी तो आप देखेंगे कि क्राइम रेट इतना ज्यादा होता है कुछ स्टेट्स में, इन इट्स वर्क, मिसयूज ऑफ पावर्स, इवैल्यूएशन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। ये सारी की सारी चीजें किसको दी? नेशनल पुलिस कमीशन 1979 टू 1981। ये ईयर्स इसलिए हैं क्योंकि इन 2 सालों में एनपीसी की कुल मिला के 8 रिपोर्ट्स रही। सो देयर वर 8 रिपोर्ट्स व्हिच वर प्रेजेंटेड इन बिटवीन 79 टू 81। तो मतलब इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म सजेस्ट करे होंगे, ऑब्वियसली करे होंगे। तो वो रिफॉर्म्स किन किन चीजों को लेके थे? अब इतनी सारी रिपोर्ट्स है तो उसमें कुछ तो होगा, किस किस चीज को लेकर रिफॉर्म्स थे, क्या क्या बोला आपने? तो पुलिस क्या करती है? सुपरिंटेंडेंस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, दरोगा साहब क्या करते हैं? सुपरिंटेंडेंस। तो सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल को लेके रिफॉर्म्स जो है वो पोर्ट्रे किए गए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। देखिए, changes the system of superintendence and control. I repeat, changes the system of superintendence and control over the police. पुलिस के ऊपर superintendence and control कैसे होगी, वो गवर्न करेगा कि पुलिस आगे कैसे काम करती है। Enlarges the role of the police to make it function as an agency while which promote the rule of law in the country. बहुत जरूरी है। ना कोई नेता ऊपर, ना प्रधानमंत्री ऊपर, ना कोई ब्यूरोक्रेट बाबू ऊपर, सबसे ऊपर कौन है? लॉ। ये समझ में आ जाए तो बात ही क्या है? रेंडर्स इम्पार्शियल सर्विस टू द कम्युनिटी। इम्पार्शियल सर्विस जो है वो कम्युनिटी को दी जा रही है, बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी चीजों पे उन्होंने क्या सजेस्ट करा? एक नया पुलिस एक्ट। आई रिपीट, अ मॉडल पुलिस एक्ट वाज प्रपोज्ड by the same committee, by the same commission, National Police Commission, and they said that IPC is an old law, it should be replaced. उन्होंने ये नहीं बोला कि वो लॉ बेकार है, भाई लॉस पुराने होते, तो 100 साल बाद आपने प्रपोज करा है तो लॉ को आप अपग्रेड करते हो या आपने नया लॉ प्रपोज करा। सो मॉडल पुलिस एक्ट वाज प्रपोज्ड जिसमें ये सारे चेंजेस जो थे वो इंप्लीमेंट होने चाहिए थे, लेकिन भारत सरकार ने सारी की सारी रिकमेंडेशंस जो हैं वो रिजेक्ट कर दी। नन ऑफ द रिकमेंडेशंस वर अडॉप्टेड। क्योंकि कोई रिकमेंडेशंस अडॉप्ट नहीं हुई, इसलिए तब के डीजीपी ने पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि क्या हुआ, आपने एनपीसी अडॉप्ट करी थी, उसकी 8 रिपोर्ट्स आई हैं, उसका हुआ क्या, व्हाट वाज डन? तो उसमें कोई भी, किसी भी राज्य ने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करा था। नेशनल लेवल पे भी वो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट ही नहीं हुई थी, नथिंग हैड हैपेंड। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल में कितनी सारी कमिटीज अपॉइंट करी? रिबायरो कमिटी 98, पद्मनाभा कमिटी 2000, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमिटी पीएडीसी या सोनी सोराबजी कमिटी जो हेड कर रहे थे से, दैट ड्राफ्टेड न्यू मॉडल पुलिस बिल टू रिप्लेस द पुलिस एक्ट इन 2006। ये सारी कमिटीज अपॉइंट करी गई कि भाई आप बताओ किस तरीके से ये चीज बेटर हो सकती है। और उसके बाद इनके जो रिकमेंडेशंस आए, पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करिए। वेरी लिटिल वाज एवर डन ऑन द ग्राउंड टू इंप्रूव पुलिसिंग और इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। तो क्या हुआ? फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला एक लैंडमार्क जजमेंट में कि सितंबर 2006 had directed all states and UTs to bring in police reforms। ये चीज करी गई थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट थी, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम 30 साल से 77 से लेके 2006 आगे हम बात ही कर रहे हैं, कुछ तो रिफॉर्म करो, डू सम रिफॉर्म्स. सो देयर वर सर्टेन रिफॉर्म्स that were proposed by the Supreme Court. There were in totality 7 reforms. 7 अलग अलग तरीके से रिफॉर्म्स थे जो कि आप इंप्लीमेंट करें. आप मत करो नया मॉडल पुलिस एक्ट, आईपीसी में ही रिफॉर्म कर दो. वो सारे के सारे none of those reforms were accepted. उसकी रिपोर्ट अभी 2020 में आई है. तो 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसको जब अपडेट करके देखा गया 2020 तक भी वो रिफॉर्म्स नहीं एक्सेप्ट हुए थे. So in 2020, none of the states, and I repeat, none of the states had accepted the Supreme Court recommendations. उच्च न्यायालय ने कुछ बोला और वो स्टेट्स ने नहीं सुना क्योंकि जो जो बोला गया था वो लीगली बाइंडिंग नहीं था. It wasn't legally binding. तो इस चीज को लेकर हमने क्या देखा कि आपने कुछ कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट को ही अमेंडमेंट करना है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको छोड़ के आपने बाकी सब कुछ करा. तो found that not even one state was fully compliant with the Apex Code directives, and that while 18 states passed or amended their police acts, not one fully matched the legislative models जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज करा था. तो ये चीज थी. तो बेसिकली इतना सब कुछ आपको बताने का लॉजिक ये था कि भाई ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करी गई या उसकी तरफ सोचा नहीं गया. पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म करने के बारे में कमिटी अपॉइंट करी, उस कमिटी के रिकमेंडेशंस ना एक्सेप्ट होने पे और कमिटीज अपॉइंट करी, उन कमिटीज के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करो या ये रिफॉर्म करो, वो भी नहीं करा गया. तो मतलब रिफॉर्म्स कभी भी पुलिस में आपने सीरियसली लिए ही नहीं. आप समझ रहे हो? तो अब जब हम बात करते हैं वन नेशन वन पुलिस की तो उसका क्या मतलब होता है? व्हाई डू वी नीड वन नेशन वन पुलिस? इसका का पूरा लॉजिक आप तक लेकर आ रहा हूं मैं, और ये एक नया एंगल होगा, आप इसको समझिए, क्योंकि ये एंगल अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा गया है. दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक. क्यों चाहिए? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यस. बेटर इन्वेस्टिगेशन टीम, यस. बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केसेस, यस. बेटर ट्रेनिंग, यस. बेटर एग्जाम्स, यस. आपको सब कुछ बेटर चाहिए. उसके लिए आपको एक सेंट्रलाइज्ड पुलिस सिस्टम चाहिए. डू वी, बिकॉज राइट नाउ व्हाट, पुलिस ब्रूटैलिटी है, कुछ केसेस में है. देखिए, पुलिस को ब्लेम करने का मेरा पर्पस नहीं है. पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत से काम करती है, ओवरबर्डन्ड है. जितने पुलिस वाले हैं अपने से ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस जब देखते हैं तो उसको देख के लगता है कि रिफॉर्म होना चाहिए, वो पुलिस को भी हेल्प करेगा और इवेंचुअली जनता को हेल्प करेगा. पुलिस ब्रूटैलिटी कुछ केसेस में, यस. इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस स्टेशन, पुलिस की गाड़ियां, वो जोंगा जीप, उसको रिप्लेस करो. क्या सब हुआ? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरबर्डन्ड फोर्सेस, कम पुलिस वाले रिक्रूटेड हैं. केसेस ऑफ फॉल्स चार्जेस ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर्स, बिल्कुल सही बात है. गलत चार्जेस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पुलिस की गलती नहीं है. रिलेशनशिप बिटवीन पुलिस एंड द पब्लिक, क्या ये संबंध ठीक है या ये ऊपर वाला संबंध है, पॉलिटिकल प्रेशर ये ज्यादा है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम का इन्वेस्टिगेशन आप कैसे कर रहे हो, उसकी ट्रेनिंग है आपके पास. उसके बाद पुलिस अकाउंटेबिलिटी, क्या जवाबदेही है? अगर एफआईआर क्लोज नहीं हुई या एफआईआर आपने दर्ज नहीं करी तो आप कैसे अकाउंटेबल हो? टू लुक इनटू कस्टोडियल डेथ्स, कि जेल में कोई आदमी मर गया, 3rd डिग्री हुआ, 2nd डिग्री हुआ क्या उसको टाइम पे मेडिकल केयर मिली, उसको क्यों टॉर्चर किया गया? द पुलिस आर यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑल्सो. कितने दुख की बात है, पुलिस जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, उसको तुम गैर कानूनी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो. पुलिस की गलती नहीं है. क्या है? एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन इन वन स्टेट, फिरौती मांगने के लिए है. कमिटिंग एक्सेसेस ऑफ दोस. आपको इसका एक चीजों का प्रूफ दिखाता हूं मैं. ये देखो प्रूफ, लुक एट दिस. मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, पीबी सिंह ने क्या बोला? अनिल देशमुख साहब एनसीपी के नेता हैं, होम अफेयर्स मिनिस्टर थे. क्या बोला? इनको मैंडेट दिया गया कि बॉम्बे के सारे नाइट बार से मिला के 100 करोड़ प्रति महीने की कलेक्शन करनी है. पुलिस वाले को बोल रहे हो. तो ये, और किसने बोला? पुलिस कमिश्नर. डिसमिस्ड असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिस पर्सन टू कलेक्ट 100 करोड़ फ्रॉम द होटल्स एंड बार्स इन मुंबई एवरी मंथ. ये तो गुंडागर्दी हुई. सुप्रीम कोर्ट पैनल इंडेक्स पंजाब पुलिस ऑफिसर, मोदी जी का काफिला जा रहा था, अटैक हो गया. तो मतलब पुलिस का कहीं ग्लिच है. तो मोदी सिक्योरिटी जानवरी इन फिरोजपुर, ये चीज होके चुकी है. और देखो, बंगाल गवर्नमेंट टू प्लेस रेजोल्यूशन इन असेंबली अगेंस्ट सीबीआई ईडी. आप छानबीन करने वाली एजेंसी को छानबीन नहीं करने दे रहे हो, उसके खिलाफ आप रेजोल्यूशन रख रहे हो. और देखो, दिस स्टेट बिकम्स अ 9th स्टेट टू विथड्रॉ जनरल कंसेंट टू सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन. वो छानबीन करना चाह रहे हैं, कुछ क्राइम की छानबीन कर रहे होंगे ना, और क्या कर रहे होंगे, आप उसको छानबीन नहीं करने दे रहे. उसके बाद देखिए, तो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन क्या है? तो आप पुलिस को, ग्रेविटी मतलब उस सिचुएशन की सीरियसनेस क्या है? देखिए क्या सिचुएशन की,
4,500 4484 कस्टोडियल डेथ्स, कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में डेथ हो गई 5,000 लोगों की इन पास्ट 2 इयर्स, यूपी टॉप्स द चार्ट। और ये बहुत रीसेंट न्यूज है, इसी साल की 27 जुलाई की न्यूज है। 5,000 लोगों की डेथ हो जाना यूपी। आप सोच के देखिए ना, क्या ऐसे कभी होता है? क्यों हो रही है? आप क्यों कर रहे हो ये चीज? उसके बाद देखो 55% पीपल फियर्ड पुलिस हु वुड बीट देम ड्यूरिंग लॉकडाउन। उनको इस बात का डर था। बाद में पुलिस वालों ने ही सपोर्ट करा, मैं ये भी बोल दूं साथ साथ, पुलिस वालों ने ही सपोर्ट करा। फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे वो सब, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, उन्होंने ही सपोर्ट करा लोगों को। लेकिन ये फियर क्यों था? और देखिए गोरखपुर डॉक्टर कफील खान, अ मैन हु गेट्स मिस्टीरियसली अरेस्टेड, तो पुलिस ने अरेस्ट करा। उसके बाद पालघर लिंचिंग केस, ये भी एक पालघर लिंचिंग, मतलब लिंच हो गए। So 2 years on justice still eludes to Hindu sadhus who were handed over to the bloodthirsty mob by the police. तो अब आप देख पा रहे हो, मतलब लोगों को अगर कुछ केसेस में डर है तो वो डर क्यों है? India's police force among the world's weakest police force, ये सर्वेस दिखाते हैं। They are hugely understaffed. इस ग्राफिक को देखिए, they are hugely understaffed. India's police force is among the most understaffed police in the world. पर लाख पॉपुलेशन कितने पुलिस वाले होने चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और हमारे पास कितने पुलिस वाले हैं देखो, लुक एट दिस। ये 500 के ग्राफ में है, इंडिया यहां पे आता है, इंडिया जो है वो यहां पे आता है। इतने हैं पर 100,000 पॉपुलेशन, इतने पुलिस वाले हैं। तो ग्रेनाडा, अर्जेंटीना, उरुग्वे, मोंटेनेग्रो, भूटान, मोल्टा एटसेट्रा आप देख सकते हैं। यूके यहां है, यूएस यहां है, मतलब मैं ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री ज्यादा पहले देख रहा हूं, ठीक है। कनाडा यहां है, फ्रांस यहां है। तो ये है इंडिया कितने निचले पोजीशन पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंडरस्टाफ्ड है पुलिस फोर्स। पुलिस डिपार्टमेंट्स इन हिंदी बेल्ट आर एक्सट्रीमली अंडरस्टाफ्ड, तो आप देख सकते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट इन हिंदी बेल्ट आर एक्सट्रीमली 65 to 123 पुलिस ऑफिसर्स पर लाख पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं ये कितने बड़े स्टेट्स है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये अंडरस्टाफ्ड है। उसके बाद बाकी देखिए साउथ के स्टेट्स 182 to 509, इसमें आप देख सकते हो महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उसके बाद ये केरला है, इसमें इतने हैं 509 से 1171। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, यहाँ तो चलो पॉपुलेशन भी कम है, इससे कंपेयर नहीं करते। लेकिन बाकी सारे स्टेट्स में जो ये हेवीली पॉपुलेटेड बेल्ट है, पूरी हिंदी बेल्ट, यहां पे आप देख सकते हैं कितना अंडरस्टाफिंग है, हेवी अंडरस्टाफिंग। So the kind of problem that the police people are facing because of this understaffing is huge. Growing criminality of politics, criminalization of politics may be hindering both police performance and the impetus for police reform. अरे भाई, जो पुलिस का रिफॉर्म करेगा, जो कानून बनाएगा, जो मॉडल पुलिस लॉ लाएगा या जो अमेंडमेंट करेगा, कौन करेगा? कोई नेता करेगा, कोई एमपी करेगा, कोई एमएलए करेगा? वही क्रिमिनल है, उसी के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो ये काम करेगा? 2014 के और 2019 के जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जितने पार्लियामेंटेरियंस लोकसभा में बैठे हैं, जितने जीत के आए हैं, 40 से 45% लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, अलग अलग केस लेवल पे। परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स विद सीरियस क्रिमिनल केसेस आप देखिए, 8% था, 12% हो गया 2004 में। और उसमें से कितने जीते? 2009 में 15%, 2014 में 21%, 2019 में 28%। तो सीरियस क्रिमिनल केस वाले 28% है। सीरियस परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स विद सीरियस क्रिमिनल केसेस 13% कैंडिडेट्स थे, और जितने जीते वो और ज्यादा हैं। आप सोच के देखो। तो इन दिस पर्टिकुलर केस हम क्या देख रहे हैं? दिस इज द प्रॉब्लम। वन नेशन वन पुलिस की जरूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है हम पूरे कंट्री में देख रहे हैं, और वो स्टेट बाय स्टेट जो है वो करती है। तो अगर आप वन नेशन वन पुलिस पे फोकस करते हो तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, आपको इस चीज का जवाब मिलेगा। What union government has done so far to unify the police system? तो वन नेशन वन पुलिस का क्या मतलब है, उसका आपको जवाब मिलेगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद क्या भारत सरकार, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश करी? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इसको ठीक करने का क्या कोई सोल्यूशन है? क्या सबको दिख नहीं रहा होगा? क्या केंद्र सरकार ने इसको ठीक करने के लिए कुछ किया? Did they do anything or could have they done anything? Let's have a look. Let's have a look at the laws. So, when we say that the central government could have done anything, यूनियन गवर्नमेंट कुछ करती, तो उसमें क्या करती? यूनियन गवर्नमेंट के पास, चलो मान लो स्टेट्स में पुलिस नहीं है, स्टेट पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन यूटी की जो पुलिस है, तो आपके पास जितने यूटीज हैं, पहले 7 यूटी थे, फिर 9 यूटी हुए, तो सिर्फ और सिर्फ यूटीज को लेके अगर आप एक मॉडल पुलिस एक्ट बनाते तो क्या होता?
उस मॉडल पुलिस एक्ट को उन यूटीज में अप्लाई करते हैं तो वो एक मॉडल बन जाता बाकी स्टेट्स को दिखाने के लिए कि देखो हमने करके दिखाया है, क्राइम रेट कम हुआ है, अब हम आगे भी कर सकते हैं। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट, ये देखिए आर्टिकल 252 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये भी आप कर सकते हो बाय कॉन्सेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लॉज बाय एनी अदर स्टेट। तो इसके लिए आपको कोई मॉडल लॉ दिखाना पड़ेगा। मॉडल लॉ क्या है? इन यूटी वेयर इट हैज पावर ओवर पुलिस एंड स्टेट्स वेयर इट्स पार्टी वाज इन पावर टू पास सिमिलर लॉज। जिन यूटीज में आप काम कर सकते थे उसमें करके तो दिखाते कुछ। यू कुड हैव डन, आई एम सेइंग यू कुड हैव डन, ये आप कर सकते थे। That way you would have achieved some uniformity in 10 to 12 states। भाई रूलिंग पार्टी में एक एक्स है और स्टेट पार्टी जो है वो भी एक्स पार्टीज है या सेम पार्टी के सरकारें बनी हुई है, तो वहां पे तो इंप्लीमेंट कर सकते थे। मतलब पॉइंट इज यू कुड हैव डन, यू कुड हैव यूज्ड आर्टिकल 252। Enacting a similar law in the other states could have been incentivized by linking their passage with the modernization of the laws। तो अगर एक जगह आप एक सक्सेसफुल मॉडल दिखाते हो तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, आप कुछ सेल कर सकते हो कि मैंने ये चीज करके दिखाई है, उसका ये फायदा हुआ है। तो वन नेशन वन पुलिस के होने का क्या क्या फायदा हो सकता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट कुड हैव बीन? लेट्स हैव अ लुक। सो द यूनिफाइड पुलिस सिस्टम जो यूनिफाई हो जाए विल ब्रिंग द फॉलोइंग चेंजेस। सबसे बड़ा चेंज है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल सिस्टम को हटाना। सो डू अवे विद द प्रेशर ऑफ लोकल पॉलिटिशियंस ऑन पुलिस। तो जो लोकल पॉलिटिशियंस का पुलिस के ऊपर प्रेशर है उसको हटा देना। इट हैज टू बी रिमूव्ड, डू अवे, इट हैज टू बी रिमूव्ड। पुलिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, हाईली इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड पुलिस सिस्टम, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर पूरे हिंदुस्तान का पुलिस सिस्टम वन नेशन वन पुलिस, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एटसेट्रा, तो उसी तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा तो एक कॉमन सेट ऑफ लॉज अप्लाई करेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट में क्राइम रेट कम है दूसरे स्टेट में ज्यादा है, क्योंकि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस विल बी रिजॉल्व्ड। सेम लॉज अक्रॉस द कंट्री, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ लोकल फैक्टर्स एंड स्पेशल फीचर्स। सेम लॉज अप्लाई करेंगे, सेकंड पॉइंट जैसा ही है। और अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वायलेंस कॉस्ट द कंट्री 7% ऑफ इट्स जीडीपी इन 2020 व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड। तो ऑब्वियसली अगर वायलेंस ज्यादा होता है तो आर्थिक स्थिति पे उसका इंपैक्ट देखा जाता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड। इसी चीज को कम करना है, इसी चीज को रिड्यूस करना है। सो क्या वन नेशन वन पुलिस के कोई नेगेटिव्स भी हैं? डज इट हैव एनी डाउनसाइड? डज इट हैव एनी नेगेटिव? क्या कोई नेगेटिव हो सकता है? मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पुलिस है तो उसका कुछ नेगेटिव होगा ना, तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पुलिस होना ठीक होगा? क्यों भाई बताओ? निर्भय रेप केस दैट हैपेंड इन दिल्ली वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, इतने शर्म की बात है कि पुलिस कुड नॉट टेक एनी एक्शन। देयर हैव बीन umpteen number of requests, especially in a city like Delhi, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा यूटी है, अभी आपको बताया था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जिन्होंने बोला कि पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के हाथ में रहेगी। तो रिक्वेस्ट क्या आती है? केजरीवाल सरकार हो, शीला दीक्षित सरकार हो, इसके पहले सुषमा स्वराज जी की सरकार हो, कि पुलिस हमें ट्रांसफर कर दीजिए। प्लीज ट्रांसफर द पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट to us because you are not able to handle the crime rate in Delhi. So Kejriwal is not the first chief minister to demand what control of state government on police, Delhi police to be brought under this. His immediate predecessor Sheila Dikshit sparred in public with that Delhi police commissioner क्योंकि accountability उनकी किस में? The brutal Delhi gang rape case which happened in December 2012. This is what took place. Over the past 2 decades, several Delhi chief ministers have expressed annoyance as well as helplessness on this particular matter. 3 major functions of Delhi police, public order, crime and investigation, can be placed under the Delhi government. Everything else can still be under MHA. कम से कम पुलिस जो है आप स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में दे दीजिए। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पुलिस थी, उनसे भी ठीक से नहीं संभली। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। सो होम मिनिस्ट्री का, अच्छा ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला? केजरीवाल सरकार ने बोला कि पुलिस हमें दे दो, शीला दीक्षित सरकार ने बोला पुलिस हमें दे दो। तो उस पर होम मिनिस्ट्री का क्या जवाब आया? उन्होंने ये बोला कि यूएस जिसका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में भी पुलिस डीसी में नहीं आती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में नहीं आती है, यानी कि उस स्टेट में नहीं आती है, वहां पर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है।
Washington DC, the capital, has the police reporting to the federal government. There are vital security issues involved in a national capital, so Delhi police cannot be handed over to the Delhi government. ये Delhi government को handle नहीं हो सकता. But this part can be taken care of by a presidential notification. मतलब अगर आप करना चाहो तो देखिए क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है. So which allows central government to delegate its powers and yet retain control. आप powers delegate कर सकते हो और control भी retain कर सकते हो, provided आप वो चीज करना चाहते हो, you want to do it. तो इसका जो है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, ये भी हमने यहां पे देखा. This is also what we have seen. तो इसके 2-3 एग्जाम्पल्स हैं और बहुत रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं. इन एग्जाम्पल से आप सब लोग कनेक्ट करेंगे. सन 2020, 2019 में, 2020 में रायट्स हुए थे दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, भजनपुरा इलाके में, शाहीन बाग में. ये रायट्स क्या हुए थे? रायट्स ये हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत के अगेंस्ट पूरे लोग बैठे हुए हैं और पुलिस उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है. मतलब एमएचए, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो पुलिस आती है, वो रायट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है. तो आपके हाथ में पुलिस होकर भी आपने क्या कर लिया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां यहीं पे क्या बोला फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने और इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट जज ने क्या बोला? दैट होम मिनिस्ट्री कॉन्स्पिक्यूअसली डिलेड डिप्लॉइंग एडिशनल फोर्सेस इन द वायलेंस हिट एरियाज. इससे 2 चीजें पता लगती हैं. एक तो पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं संभाल पा रही है चीजें. दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट. एंड सेम थिंग ओवर हियर, एडिशनल फोर्सेस वर डिप्लॉयड ओनली आफ्टर सो मच डैमेज वाज डन. जब पूरा जल गया, जब पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी जल के राख हो गई, तब आपने पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय करी. दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इश्यूज. तो यहां पे इस ग्राफिक के तहत देखिए कि पुलिस डिप्लॉयमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस जो है वो कितनी थी डेट वाइज. तो वन नेशन वन पुलिस के इस पूरे के पूरे टॉपिक पे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, उसके रिफॉर्म्स, उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव समझने के बाद हमारे सामने क्या है? व्हाट डू वी सी फॉरवर्ड? अब ये तो सारी चीजें हो गई, एनालिसिस हो गया. अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है जो आगे इंप्लीमेंट हो सकता है? आइए दिखाते हैं आपको क्या सोल्यूशन है. इस हेडलाइन को देखिए, शिफ्ट पुलिस पब्लिक ऑर्डर टू द कॉन्करेंट लिस्ट. ऐसा नीति आयोग का कहना है कि आप पुलिस को पब्लिक ऑर्डर जो स्टेट लिस्ट में आता है उसे कॉन्करेंट लिस्ट में ले आओ. कॉन्करेंट लिस्ट में लाने का क्या फायदा होगा? व्हाट वुड हैपन व्हेन यू गेट थिंग्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट? दे वुड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर एज वेल एज द स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सरकारों के अंतर्गत यह चीज आ जाएगी. जब वो दोनों सरकारों के अंतर्गत आ जाएगी तो आप उस पर एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तो कर सकती है, कुछ तो काम कर सकती है उस चीज पे. सो इन दिस पर्टिकुलर केस जब ये बात होती है तो नीति आयोग का ही पेपर है, बिल्डिंग स्मार्ट पुलिस इन इंडिया, बैकग्राउंड इनटू द नीडेड पुलिस फोर्स रिफॉर्म. तो इस चीज के लिए इससे होगा क्या? जो इंटर स्टेट क्राइम है, 2 राज्यों के बीच में क्राइम है और टेररिज्म की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, वो आप काफी हद तक टैकल कर सकते हो. Pitched for shifting of police and public order from the state list in the 7th schedule of the constitution to the concurrent list. ये काम किया गया और this was proposed. लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी है, मतलब कोई भी काम सीधा सीधा आसानी से नहीं होता. ये आप याद रखिएगा. एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ पब्लिक सर्वेंट, आप एक काम करते हो उसकी वजह से 10 चीजें खराब भी हो सकती है और ये रियलिटी है. सो अब हुआ क्या? अब इसमें होगा क्या? तो नीति आयोग ने इसी चीज में क्या रेकमेंड करा? व्हाट हैज बीन रेकमेंडेड इन दिस? लुक, रिफॉर्म्स जो बोले गए क्या हो सकते हैं अगर कॉन्करेंट लिस्ट में आए? तो स्टेट लेवल के क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं? इंप्रूवमेंट्स इन कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर प्रॉब्लम है तो इंफ्रा बेटर करो. रीविजिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्सेस इन द कंट्री थ्रू लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. अगर टेक्नोलॉजी चाहिए स्केल अप करने के लिए तो आप ये चीज करें. मतलब ये सब काम हो सकता है. दीज थिंग्स कैन बी डन. दीज आर द रिफॉर्म्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. तो स्मार्ट पुलिस बनाने के ये सब चीजें, ये जो है, ये पॉसिबिलिटीज है. दीज आर द पॉसिबिलिटीज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज रिफॉर्म्स, तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स जो हैं ये इसमें मेंशन थे. ये रिफॉर्म्स कैसे मेंशन थे? 2-3 चीजें आपको बस बताऊंगा, ये सुनिएगा ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि आप एटलीस्ट एक टाइप का क्राइम तो गवर्नमेंट के हाथ में दे दो. तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो रिपोर्ट में मेंशन थे कि इनैक्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, सिंगल पुलिस एक्ट फॉर द कंट्री. पूरे देश के लिए एक पुलिस एक्ट होना चाहिए, जो खैर एनपीसी ने भी प्रपोज करा था.
पुलिस टू द कॉन्करेंट लिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ फेडरल क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो क्या बोला गया कि भैया ऐसा है, एक पुलिस लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डील कर सकती है, कुछ ऐसे क्राइम्स हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो, जो आपने किसके हाथ में दे दिए, जो आपने भारत सरकार, केंद्र सरकार के हाथ में दे दिए। इस चीज को याद रखिएगा, डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। So with respect to organized crimes, India is a signatory to UN Convention against Transnational Organized Crimes. बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि हम इसके सिग्नेटरी है तो हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है। क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट वर प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो प्लान और कंट्रोल्ड होती है। मतलब एक पूरा नेक्सस है, एक पूरा कार्टेल है जो ड्रग अब्यूज, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, इन चीजों को प्रमोट कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसमें पूरा चंगुल फंसेगा उसमें, एंड कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्तर पे ये कैरी आउट होता है। तो इस चीज को आप रिकॉग्नाइज करें और इस चीज को आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दें, या इसको लेकर एक अलग कानून पास कर दें, यह बोला गया है। तो इसी चीज को लेके एक जो स्टेट लॉ है, एक स्टेट ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या क्राइम को लेके एक कानून बनाया है, उसका नाम है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट, मकोका लॉ। तो जिस तरीके से मकोका लॉ बनाया गया है, बॉम्बे ने बनाया है, ओनली महाराष्ट्र हैज द मकोका एक्ट व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय सम अदर स्टेट। So in times of rising cases of money laundering, arms, drugs and human trafficking, expanding terror networks, there is an urgent need to have a central law। जिस मॉडल पे मकोका बनाया गया है, उसी मॉडल पे आप क्या करोगे, आप ये चीज आगे लेकर आओगे। This has to be done। ये करना जरूरी है, this is important। और जो दूसरी चीज है वो क्या बोली गई है, the second thing that is proposed is federal provisions। I repeat, फेडरल प्रोविजंस। तो फेडरल प्रोविजंस को लेकर यहां पे क्या एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली गई है, क्या फेडरल क्राइम बना दे, यानी कि स्टेट और सेंटर, द सेंटर कैन डिक्लेयर सर्टेन क्राइम्स एज फेडरल क्राइम्स। कुछ क्राइम्स को फेडरल क्राइम्स दे दो कि उस टाइप का क्राइम होगा तो वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जाएगा और बाकी क्राइम स्टेट गवर्नमेंट के पास आएंगे। व्हाट दिस मींस इज दैट सर्टेन ऑफेंसेस व्हिच हैव इंटरस्टेट और नेशनल लेवल रैमिफिकेशंस शुड बी गवर्न्ड बाय अ न्यू लॉ। तो ये चीज एआरसी से थोड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि एआरसी में भी ऐसे रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए थे, सेकंड एआरसी में 2008 में। देयर इन्वेस्टिगेशन कैन देन बी गिवन टू सेंट्रल एजेंसी लाइक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सीबीआई और एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो आप फेडरल क्राइम स्टेट कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्टेट कर सकते हो, आप नया कानून बना सकते हो, आप ये सारी चीजें कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। तो ये सारे के सारे क्राइम्स जो हैं इस तरीके से आप लिस्ट कर सकते हो कि ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, ये सब फेडरल क्राइम्स हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज देखेगी। तो एंड टू एंड हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि पुलिस एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, एक बहुत ही टची सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान से सोच समझ के भारत सरकार को अपना कानून बनाना चाहिए, और वो कानून ऐसा होना चाहिए जो कि सिटीजन सेंट्रिक हो। At the end of the day, it's not about the politicians, it's not about the police, it's only about you, the citizens of India, we, the people of India. All right, guys, thank you so much. Do subscribe, like, and do share the video if you liked. Thank you so much. Bye, everyone. Take care. All the best. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।